गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज एक और नए टॉपिक के साथ फिर से आप लोग का स्वागत करते हैं। आज हम लोग का कौन सा टॉपिक है तो अर्थव्यवस्था का ही टॉपिक है और यह बीपीएससी का जो जीएस पेपर 2 होता है मेन एग्जाम का, उसका एक यूनिट है। और उसमें क्या देखेंगे आज हम लोग तो इकोनॉमिक्स में भारत में बुनियादी ढांचे की वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन कीजिए। बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में सागरमाला परियोजना किस प्रकार योगदान दे सकती है। इसमें हम लोग को कौन कौन सी जानकारी मिलेगी। सबसे पहली तो बुनियादी ढांचे यानी आधारभूत संरचना क्या होता है किसी देश के बारे में, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। इसकी भारत में स्थिति जानेंगे और बुनियादी ढांचे को जो मजबूत करना है उसमें सागरमाला परियोजना है, प्रोजेक्ट है, उसके बारे में हम लोग समग्र अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं। यहाँ देखिए बुनियादी ढांचे यानी आधारभूत संरचना या इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है। जिस तरह किसी व्यक्ति का शरीर कितना मजबूत होगा वह उसका बोन निर्धारित करता है, वही हाल है कि यह इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी जिसका बोन है। तो देखिए बुनियादी ढांचे का तात्पर्य किसी राष्ट्र की भौतिक सुविधाओं तथा सार्वजनिक क्षेत्र सेवाओं के नेटवर्क से है जो वहाँ की अर्थव्यवस्था के विकास के लिए आवश्यक है। और इसे लोग कैसे समझेंगे तो देखिए वर्तमान समय में भारत में बुनियादी ढांचे का तेजी से प्रसार हुआ है। परिवहन के क्षेत्र में देखें तो लगभग 55 लाख किलोमीटर के सड़क नेटवर्क के साथ भारत आज विश्व में दूसरा स्थान रखता है। रेलवे परिवहन में विश्व की सबसे बड़ी रेल नेटवर्कों में शामिल भारतीय रेलवे का वर्तमान में 48% से भी अधिक, अब तो 54% भाग हो चुका है। और लक्ष्य सरकार का कि 2024 तक संपूर्ण जो रेलवे लाइन है उनका विद्युतीकरण कर दिया जाए। आगे देखते हैं 2022 तक इसे यहाँ देखिए, यहाँ लीजिए क्या 2022 तक 100% पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। किसका तो विद्युतीकरण का, रेल ट्रैक का होगा। और 2024 तक संपूर्ण जो रेल चलेंगी वो विद्युत रेलें ही चलेंगी वाली बात है। आगे देखिए अवसंरचना में सुधार के लिए भारतमाला और सेतु भारतम जैसी योजनाएं चलाई जा रही हैं। तो वायु परिवहन में सुधार के लिए उड़ान परियोजना है, उड़े देश का आम नागरिक, यानी सरकार कहती है कि अब चप्पल वाला व्यक्ति भी हवाई जहाज की यात्रा करे। ऊर्जा के क्षेत्र में जनवरी 2019 तक सभी के लिए बिजली का लक्ष्य रखा गया है। धारणीय विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए 2019 तक 40% जो ऊर्जा प्राप्त करेंगे कहाँ से, तो या तो ऊर्जा वो सोलर एनर्जी से प्राप्त हो या विंड एनर्जी से प्राप्त हो या छोटे हाइड्रल एनर्जी से प्राप्त हो, चाहे वह बायोमास से प्राप्त हो। तो यह नवीकरणीय स्रोत है। आगे देखिए दूरसंचार के क्षेत्र में भारत अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए विश्व के दूसरे सबसे बड़े नेटवर्क के रूप में उभरा है। साथ ही यहाँ का दूरभाष घनत्व भी बढ़कर अब 93% से अधिक हो गया है। किंतु सड़कों की तुलना में वाहनों की संख्या में बढ़ने के कारण जाम, प्रदूषण तथा दुर्घटनाओं की संख्या काफ़ी बढ़ी है। रेलवे में पटरियों की अपेक्षित विकास नहीं हो पाया है। साथ ही रख रखाव की समस्या के कारण दुर्घटनाओं में तेजी से वृद्धि हुई है। इसके अलावा देश में आंतरिक जल परिवहन का विकास नहीं हो पाया है। हम लोग उस देश में रहते हैं जहाँ पर विशाल विशाल नदियाँ हैं और दुख की बात है कि जब अंग्रेज थे यहाँ पर तो वह उस समय देश में जल परिवहन का विकास हुआ था, जहाज़ें चला करती थी, लेकिन अंग्रेजों के साथ ही यहाँ का जल परिवहन भी पंगु बन गया, न चल पाया। दूर संचार के क्षेत्र में डिजिटल डिविडेंड की समस्या है। ग्रामीण क्षेत्र में शहरों के 171% की तुलना में मात्र 57% ही दूरभाष घनत्व है। ये कैसे निकलेगा, मतलब मान लेते हैं कि 100 व्यक्ति है, शहर में 100 व्यक्ति के पास 171 मोबाइल नंबर है, वहीं गांव में 100 व्यक्ति के पास मात्र 57 कनेक्शन ही है। तो यही दूरभाष घनत्व है। आगे देखिए तटीय अर्थव्यवस्था और कनेक्टिविटी को गति देने के उद्देश्य से सरकार द्वारा सागरमाला परियोजना लॉन्च किया गया। तट यानी भारत की तट है, यह गुजरात है, यहाँ पर पश्चिम बंगाल है। तो ये 7516 किलोमीटर लंबा तट है। तो यहाँ पर बहुत सारे पोर्ट्स हैं, इस तरह से पोर्ट हैं। यहाँ पर हल्दिया का लत्ता हुआ, यहाँ पर पारादीप है, फिर विशाखापट्टनम पोर्ट है, पोर्ट हो गया, फिर चेन्नई का पोर्ट है, एन्नोर पोर्ट है जो तमिलनाडु में है। यहाँ कर्नाटक में एक पोर्ट है, उसका नाम क्या है कर्नाटक वाले पोर्ट का, तो
मंगलोर पोर्ट है, गोवा में मार्मा गोवा, महाराष्ट्र में 2 महत्वपूर्ण पोर्ट है। क्या क्या नाम है उनका, एक है जवाहरलाल JNPT और दूसरा है मुंबई का मेन पोर्ट होता है वो मुंबई पोर्ट है। फिर गुजरात में एक महत्वपूर्ण कांडला पोर्ट है जिसका नाम दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट रख दिया गया है, और भी बहुत सारे पोर्ट, मुंद्रा पोर्ट, बहुत सारे प्राइवेट पोर्ट्स हैं। तो सरकार का क्या लक्ष्य है कि जितने भी इन सारे पोर्ट हैं इन सबको एक कनेक्टिविटी प्रदान की जाए ताकि ये अंदर तक शरीर भारत के अंदरूनी भाग में आसानी से इनका कनेक्टिविटी प्रदान किया जा सके, सुगम हो जाए। तो क्या करना होगा इसके लिए आंतरिक अवसंरचना को और भी गति प्रदान किया जाएगा ताकि सड़क, पुल, पुलिया और रेलवे के ऊपर से जो फ्लाईओवर होते हैं उनका अत्यधिक मात्रा में निर्माण हो। अब आगे देखिए, सागरमाला परियोजना यह क्या है? सागरमाला पतन आधारित विकास मॉडल है, यानी विकसित करने की भारत सरकार की एक सामरिक एवं ग्राहक केंद्रित पहल है जिससे भारत की लंबी तटरेखा भारत की समृद्धि का प्रवेश द्वार बन जाएगी। आगे देखिए, यह एक और जहां वर्तमान पतनों के आधुनिक विश्व स्तरीय पतनों में रूपांतरण की परिकल्पना करता है, वहीं दूसरी ओर आवश्यकता के आधार पर नए विश्व स्तरीय पतनों के विकास की भी परिकल्पना करता है। आगे देखिए, सागरमाला का उद्देश्य क्या होगा कि यह सड़क, रेल, अंतर्राष्ट्रीय और तटीय जलमार्गों के माध्यम से पतनों, अंतः क्षेत्र और कुशल निकासी प्रणाली का विकास करना जिससे तटीय पतनीय क्षेत्र में आर्थिक गतिविधि के चालक बन सके। यानी अगर पोर्ट यहाँ पर है, कंपनी कारखाने यहाँ पर है, कंज्यूमर इस यहाँ पर है, तो क्या होगा कि जो पोर्ट से इन सबका तो कनेक्टिविटी होना चाहिए, तब ना कंपनी अपना माल अधिक से अधिक पोर्ट पर लाएंगी, पोर्ट पर अत्यधिक मतलब सामान उपलब्ध होगा तो यहीं से कंज्यूमर के पास भी तो सर्विस एंड गुड्स का ट्रांसफ़र किया जा सकेगा वाली बात हो गई। आगे देखते हैं, तो ये किसका अर्थ, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, परिणाम के रूप में सागरमाला परियोजना अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू दोनों क्षेत्रों के लिए कुशल और निर्बाध परिवहन का विकास करेगी। यानी जो रास्ता होगा, कनेक्टिविटी वो एकदम कुशल होगा, परफेक्ट होगा। ऐसा नहीं कि बरसात के दिन में वो रास्ता बंद हो गया, वो वाली बात नहीं है। आगे देखिए, इसके लिए यह समुद्री विकास के साथ अंतर क्षेत्र की औद्योगिक और फ्रंट कॉरिडोर यानी गलियारा की परियोजनाओं का एकीकरण करेगी जिससे ग्राहक के लिए लॉजिस्टिक सेना को टिकाने या हटाने की विधा कहा जाता है, लॉजिस्टिक सप्लाई। ये लॉजिस्टिक का उपयोग सेना में रसद पहुंचाने के मामले में किया जाता है कि लागत कम होगी, इससे आयात निर्यात और अधिक प्रतिस्पर्धी हो जाएगा। सागरमाला के प्रमुख घटक हैं जैसे कि, और इसको मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। पहला क्या होगा कि पतनों यानी पोर्ट का क्या किया जाएगा, तो आधुनिकीकरण किया जाएगा। क्लियर है, आधुनिक पोर्ट हम लोग बनाएंगे। चलिए बना दिए, पोर्ट आधुनिक हो गया। अब जब आधुनिक पोर्ट होगा तो क्या होगा कि पतनों की आधारभूत क्या होगा, यहाँ देखिए कि पतनों की आधारभूत सुविधाओं और वर्तमान प्रणालियों के आधुनिकीकरण द्वारा वर्तमान पतनों का विश्व स्तरीय पतनों में रूपांतरण किया जाएगा। इसके अतिरिक्त प्रमुख और गौण दोनों प्रकार के पतनों के सहक्रियाशील विकास के लिए अंतः अभिकरण समन्वय सुनिश्चित करना। यानी भारत में क्या है, अभी वर्तमान में 13 मेजर पोर्ट है। 13वां कौन है, तो अंडमान निकोबार वाला पोर्ट है, और इसके अलावा 200 से अधिक माइनर पोर्ट्स यानी छोटे छोटे पोर्ट्स हैं। जितने भी बड़े 13 पोर्ट्स हैं ये सब के सब केंद्र सरकार के जिम्मे हैं, लेकिन और सारे पोर्ट हैं वो कि प्राइवेट है, निजी है, किसी कंपनी के पास में है, ये बहुत सारी बात है। तो दोनों प्रकार के पतनों के सहक्रियाशील विकास के लिए अंतः अभिकरण समन्वय सुनिश्चित करना। आगे देखिए, कुशल निकासी प्रणाली, यह मतलब क्या होगा, निकासी यानी अंतः क्षेत्रों के लिए कुशल रेल, सड़क और तटीय IWT संजाल विकसित करना तथा परिवहन के सबसे पसंदीदा प्रकार के रूप में अंतर्देशीय और तटीय नौवहन को बढ़ावा देना। क्यों? क्योंकि यह पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल होता है। तटीय आर्थिक क्षेत्र विकास करना, यानी तटीय आर्थिक विकास क्या हो, देखिए निम्नलिखित द्वारा तटीय क्षेत्रों में तटीय आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जाएगा। तटीय आर्थिक क्षेत्रों यानी CEZ की बात हो रही है। पतन आधारित सेज, FTWZ, कैप्टिव सहायक उद्योगों का विकास और तटीय पर्यटन का संवर्धन किया जाएगा। सागरमाला के अंतर्गत 3 प्रमुख लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु 2 व्यापक पहले आरंभ किए गए। जैसे पहला तटीय आर्थिक क्षेत्र यानी CIR का विकास, दूसरा बंदरगाहों में तटीय नौवहन और निर्बाध संचालन को बढ़ावा देने के लिए नीतिगत पहल।
आगे देखिए सागरमाला के लाभ क्या होंगे। पहली लाभ रोजगार सृजन होगा, रोजगार उपलब्ध। दूसरा औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि हो जाएगा। और तीसरा संधारणीय संपोषणीय सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक विकास है या उसमें मददगार साबित होगा। आगे देखते हैं निष्कर्ष क्या देखेंगे कि सागरमाला परियोजना के तहत देश के विभिन्न बंदरगाहों का विकास करते हुए उन्हें देश के विभिन्न भागों से सड़क, रेल और जलमार्गों के द्वारा जोड़ने पर बल दिया गया है। इससे संपूर्ण भारत में परिवहन और संरचना के विकास को बढ़ावा मिलेगा। याद कीजिए कि मूल्य की दृष्टि से भारत के कुल वस्तु व्यापार का 70% व्यापार किससे होगा, तो समुद्री मार्गों के द्वारा होता है। ऐसे में बंदरगाहों के विकास से भारत का व्यापार बढ़ेगा, साथ ही बंदरगाहों के निकट आर्थिक जोनों की स्थापना से आसपास के क्षेत्रों में विकास यानी समृद्धि आएगी और कुल मिलाकर इसे क्या होगा, तो भारत का GDP बढ़ जाएगा। तो आज हम लोग क्या देखें, तो हम लोगों ने अभी देखा कि भारत के बुनियादी ढांचे की वर्तमान स्थिति बताइए कैसा है, और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए सागरमाला परियोजना किस प्रकार सहायता कर सकती है, इसके बारे में हम लोग समग्र अध्ययन किए। ठीक है, अगली बार मिलेंगे तो एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आशा करते हैं कि अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।